If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. तो बड़ा ही सिंपल सा कोट है. इसका अगर लिटरली मैं ट्रांसलेट करूं तो ये कह रहा है कि अगर आप उड़ नहीं सकते, अगर आप फ्लाई नहीं कर सकते हैं तो दौड़िए. अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए. अगर आप चल भी नहीं सकते हैं तो रेंगिए, क्रॉल कीजिए, घिसटिए. लेकिन जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ते रहिए. मतलब यू डोंट हैव टू बी एट अ प्लेस. ठीक है, एट अ प्लेस इन योर वर्क. मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको स्टेगनेंट नहीं होना है. ठीक है ना, चलते रहना है, काम करते रहना है ना. अगर आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे अगर मैं आप स्टूडेंट्स के उसमें कहूँ कि आप अगर 10 घंटे 12 घंटे नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, 8 घंटे करने की कोशिश कीजिए. 8 भी नहीं कर पा रहे हैं, 4 घंटे कीजिए, 6 घंटे कीजिए. 6 भी नहीं कर पा रहे हैं, 4 कीजिए. 4 भी नहीं कर पा रहे हैं, 2 घंटे कीजिए. लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए. ठीक है, इसलिए स्टेगनेंट नहीं होना है. जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ते रहना है. आपने ये भी एक कहावत सुनी होगी कि जो तालाब होता है उसका पानी जो है वो कुछ समय के बाद खराब हो जाता है, सड़ जाता है. लेकिन जो नदियाँ होती हैं उनका पानी कभी नहीं खराब होता. क्यों? क्योंकि नदियाँ जो हैं वो लगातार बहती रहती हैं, चलती रहती हैं. लेकिन तालाब में जो है वो पानी एक जगह में इकट्ठा हुआ है, रुका हुआ है, तो इसलिए वो थोड़े समय के बाद खराब हो जाता है. तो इसलिए अपने किसी भी काम में, खैर आप तो खैर स्टूडेंट्स ही हैं तो मतलब पढ़ाई को ही लेके मैं बात करूँगा, बट अदरवाइज़ भी इन जनरल भी जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको रुकना नहीं है. आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं. जितना भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत करते रहें, लेकिन आगे बढ़ते रहें. तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है. 18 अगस्त 2024 संडे यानी रविवार का दिन, और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं. आज बहुत दिनों के बाद हम लोग जो है वो संडे के दिन मिल रहे हैं, और मैंने जैसा कि आपसे कल कहा था कि एक तो हमें कल वाला आर्टिकल जो है वो डिस्कस करना है, वो हम लोग देखेंगे. और एक आर्टिकल जो है वो मैंने वेबसाइट से पिक किया है ना. इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट में एक आर्टिकल है सीनियर एडवोकेट्स के डेजिग्नेशन को लेकर, उसकी बात हम लोग करेंगे. और फिर मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ इस महीने में, जो अभी तक हम लोगों ने करंट अफेयर्स डिस्कस किया है, और थोड़ा सा अदरवाइज़ भी कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ. तो वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और उनके आंसर्स आप लोग करने की कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में. देन हम उनको फिर जब भी आप आंसर्स दे देंगे 1-2 दिन में, फिर हम उनके जो सॉल्यूशंस हैं, जो आंसर्स हैं, वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से लेकिन एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस QR कोड और UPI ID का इस्तेमाल करें. और सभी लोग जो YouTube पर इन सेशंस को देखते हैं, जिनको हेल्प मिलती है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जो भी आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकें ज़रूर करें. आप लोगों के कंट्रीब्यूशन या आप लोगों के सपोर्ट से ही ये जो कंटेंट है, या ये जो इस तरीके के सेशंस चल रहे हैं यूट्यूब पर, ये लगातार लंबे समय तक चल पाएंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा. तो लाइक और शेयर तो आपको करना ही है अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो. और उसके साथ साथ प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी करें. ठीक है, क्योंकि मॉनेटरी कंट्रीब्यूशंस भी थोड़ा सा ज़रूरी हैं. तो इसलिए मैं आप लोगों से कोई अमाउंट की मांग नहीं कर रहा हूँ कि आप इतना दें उतना दें. आपको जितना कंफर्टेबल होता है उतना आप लोग दें, अगर आपको ये सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं एंड वर्थ लग रहे हैं तो. ठीक है, चलिए. तो आज के न्यूज़पेपर को मैं आपको एक बार वैसे दिखा देता हूँ, बट जनरली संडे के दिन आपको पता है कि न्यूज़पेपर में ऐसा कोई खास न्यूज़ होती नहीं है ना. ना एडिटोरियल पे होता है, ना आइडियाज़ पेज होता है, ना एक्सप्लेन पेज होता है. ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको इमेज दिख रही है, ये विनेश फोगाट की इमेज है. ये भारत लौट आई हैं, और भारत लौट के आने के बाद इनका दिल्ली का जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वहाँ पर इनका स्वागत किया गया है. ठीक है, बाकी तो इसमें सच आज के दिन वैसे ही मैंने आपको बताया कि कोई ख़ास न्यूज़ होती है नहीं. तो इसको स्क्रॉल डाउन करने से बेटर है कि हम लोग जो अपना आर्टिकल है उसी पर चलें, है ना, और उसी को सीधा डिस्कस करें. तो इस वाले आर्टिकल का मैं जिक्र कर रहा था, कल भी मैंने आपको दिखाया था, दैट इज़ क्वेश्चंस इन कॉस्मिक हिस्ट्री. अब ये आर्टिकल किस बारे में बात कर रहा है हम लोग डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे.
हालांकि एज सच डायरेक्टली यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस वैसे कम हैं, बट फिर भी थोड़ा सा हम लोग जो मतलब कॉस्मोलॉजी में जो इवोल्यूशन हो रहा है, या एक तरीके से हम कहें कि जो नई फाइंडिंग्स सामने आ रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर ये लिखा है कि इमेजेस फ्रॉम द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप इन स्पेस। ठीक है, लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप किसकी बात हो रही है ये? दिस इज बीइंग टॉक्ड अबाउट जेम्स वेब टेलीस्कोप। ठीक है, जेम्स वेब टेलीस्कोप की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि इससे जो भी इमेजेस सामने आ रही हैं, जिस तरीके की इमेजेस ये भेज रहा है, ठीक है, इस तरीके की इमेजेस ये कुछ भेज रहा है। ठीक, अब ये इमेजेस जो है, मतलब दिस इज़ तो जस्ट वन ऑफ द इमेज, बट इस तरीके की इमेजेस ये भेज रहा है, और ये जो इमेजेस भेज रहा है इससे सभी लोग क्या हो रहे हैं? डेजल्ड हो रहे हैं। डेजल्ड का मतलब होता है कि चकित हो रहे हैं। दे आर बीइंग, मतलब जिसको कहते हैं ना कि मतलब आश्चर्य हो रहा है, इस तरीके की इमेजेस ये भेज रहा है। बट दे हैव लेफ्ट एस्ट्रोनॉमर्स रादर नॉन प्लस्ड। लेकिन जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, जो वाकई में इन चीज़ों की स्टडी करते हैं, वो थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हैं कि ये जो इमेजेस आ रही हैं और जो उनकी पास्ट की स्टडीज़ में उनको पता लगा है, जो उनकी पास्ट की अंडरस्टैंडिंग्स है, वो चीज़ें आपस में कोरिलेट बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रही हैं। इसलिए जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं। द जिक्सॉ पजल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स इज गेटिंग मोर डिफिकल्ट देन एवर टू सॉल्व विद द पीसेज दैट द जेम्स वेब टेलीस्कोप इज गैदरिंग। ठीक है, हिस्ट्री जो यूनिवर्स का इतिहास है वो वैसे भी एक जिक्सॉ पजल की तरह ही है ना। जिक्सॉ पजल वो बचपन में आप लोग गेम खेलते थे कि कोई एक इमेज है, उसको छोटे छोटे टुकड़े जोड़ जोड़ के आप बनाते थे तो एक पूरी एक बड़ी इमेज बनती थी। तो जो इतिहास है यूनिवर्स का, ठीक है, उसके बारे में वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा क्लैरिटी तो है नहीं कि वो क्या है ना, कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे फॉर्मेशन हुआ। वो तो सारी की सारी जो एस्ट्रोनॉमर्स ने, साइंटिस्ट ने जो अपनी अपनी थ्योरियाँ बनाई हैं उसी के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। एग्जैक्टली रियलिटी क्या है वो तो किसी को भी नहीं पता। अब ये जो इतिहास है ये और ज़्यादा, इसकी जो पजल है, ठीक है, ये जो इसकी जो पहेली है वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जा रही है, वो सॉल्व नहीं हो रही है। ठीक है, हमने ये सोचा था कि जो जेम्स वेब टेलीस्कोप कुछ हमें चीज़ें भेजेगा, उससे हो सकता है कि जो हमारी पास्ट की अंडरस्टैंडिंग है उससे हम उसको रिलेट करेंगे और हमारी जो ये इतिहास था यूनिवर्स का, उसके इवोल्यूशन का, है ना, उसकी जो पहेली है वो सुलझेगी। बट ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि जो ये चीज़ें भेज रहा है, जिस तरीके की इमेजेस ये भेज रहा है, और जो एस्ट्रोनॉमर्स की, साइंटिस्ट की जो पास्ट अंडरस्टैंडिंग है, उसके बीच में बहुत ज़्यादा कोरिलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये इशू आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें आगे लिखा है कि विद इट्स ह्यूज मिरर 5 टाइम बिगर देन दैट ऑफ इट्स प्रेडिसेसर। इससे पहले भी आपको पता है कि एक टेलीस्कोप था, दैट इज़ हबल स्पेस टेलीस्कोप। उसमें जो मिरर लगा हुआ था उससे 5 गुना बड़ा मिरर जो है वो किस में लगा हुआ है? जेम्स वेब टेलीस्कोप में। अब जो JWST है, दैट इज़ जेम्स वेब टेलीस्कोप है, स्पेस टेलीस्कोप, इसको लॉन्च किया गया था 2021 के क्रिसमस डे में। और ये अपनी डेस्टिनेशन पे, यानी कि सन और अर्थ के बीच के जो लेग्रांज पॉइंट्स होते हैं, 5 लेग्रांज पॉइंट्स होते हैं, आई होप आपको पता है। हमने आदित्य L1 मिशन का जब जिक्र किया था तो वहाँ पर डिटेल में वो लेग्रांज पॉइंट्स वगैरह देखे थे। ठीक है, मैं चलो आपको अभी दिखा भी दूंगा। तो इसकी जो डेस्टिनेशन है वो सन और अर्थ के जो लेग्रांज पॉइंट्स होते हैं उसके लेग्रांज पॉइंट 2 पर ये प्लेस्ड है। मतलब एग्जैक्टली स्टेशनरी नहीं है, बट इसका जो ऑर्बिट है वो अराउंड दी लेग्रांज पॉइंट 2 है। जैसे हमारा जो ये है, क्या बोलते हैं, आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1 का जो डेस्टिनेशन है या जहाँ पर वो प्लेस्ड है वो कहाँ पर है? वो लेग्रांज पॉइंट 1 पर है। ठीक है, तो वहाँ पर ये पहुँचता है जनवरी 2022 में। और इसके बाद ये जो यूनिवर्स की जो हिस्ट्री के अर्ली एपॉक्स हैं, एपॉक्स का मतलब होता है जो पास्ट का समय रहा है, उसके ऊपर ये नज़र रखा हुआ है कि व्हेन द फर्स्ट गैलेक्सीज हैड बेयरली फॉर्म्ड, जब पहली गैलेक्सीज जो है वो मतलब थोड़ा बहुत बननी शुरू हो रही थी। ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा सा ये लेग्रांज पॉइंट्स दिखा देता हूँ, है ना। उसके बाद अगर हम लोग एक मिनट, लेट मी चेक कि क्या हम यहाँ पर देख पाएंगे लेग्रांज लेग्रांज पॉइंट्स। अच्छा, ये यहीं पर खुल रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, इस तरीके के लेग्रांज पॉइंट्स होते हैं, है ना। जैसे देखो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है,
या इसमें आपको दिख जाएगा, ये दिख पा रहा है आपको? थोड़ा सा अगर मैं इसको, एक मिनट, अच्छा ये है ऑप्शन, ये दिख रहा है, ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, ये मून है, और ये बेसिकली 5 लैग्रांज पॉइंट्स हैं, दैट इज L1, L2, L3, L4 और L5, ठीक है। तो हमारा जो आदित्य L1 है दैट इज एट L1, क्योंकि वो सोलर को ऑब्जर्व करने के लिए है, दैट इज फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ सोलर इवेंट्स, तो इसलिए उसको यहाँ पर प्लेस किया गया है, सो दैट कि उसके और सन के बीच में कुछ भी ना आए, है ना। और ये जो आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये L2 पर है, दैट इज प्लेस्ड एट L2, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर यही है, बेसिकली इसका ऑर्बिट L2 के अराउंड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्या है कि देखो इसको सन भी दिख रहा है ना, आप जैसे यहाँ पर तो ये बहुत बड़ा दिख रहा है और बहुत पास दिख रहा है, बट अर्थ और सन की अगर हम साइज़ की बात करें तो इतना थोड़ी है, अर्थ तो बहुत छोटी है कंपेयर टू सन, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप बात करो तो मून की एक्टिविटी भी दिख रही है, अर्थ की भी दिख रही है और सन की भी दिख रही है, ठीक है। लेकिन आदित्य L1 यहाँ पर है क्योंकि उसका मेन काम क्या है, उसका मेन काम जो है वो सोलर इवेंट्स को ऑब्जर्व करना है ना। तो आई होप ये बात आप समझ गए, और ये चीज़ ध्यान भी रखिएगा, ये पॉइंट कि आपका जो ये है जेम्स वेब टेलीस्कोप दैट इज एट L2, ठीक है, लैग्रांज पॉइंट 2 पर है, यहाँ तक बात समझ गए। अब इसके बाद आगे लिखा है कि इट्स इमेजेस वर हाउएवर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एस्ट्रोनॉमर्स हैड थॉट दे वुड सी। यही मैंने आपको बताया कि ये जो इमेजेस भेज रहा है जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये इमेजेस उन इमेजेस से बड़ी अलग है, जैसा एस्ट्रोनॉमर्स ने सोचा था कि उनको देखने को मिलेगा, उनसे बहुत अलग है। दे हैड एक्सपेक्टेड टू फाइंड न्यू बॉर्न गैलेक्सीज। अब जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने ये उम्मीद करी थी कि उनको नई गैलेक्सीज के बारे में पता लगेगा, जो नई नई गैलेक्सीज बनी है उनके बारे में पता लगेगा। इंस्टेड द अर्ली फेजेस, क्योंकि अर्ली फेजेस ऑफ द यूनिवर्स की स्टडी कर रहा है ना, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, हैज़ बीन पियरिंग एट द अर्ली एपॉक्स इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स व्हेन द फर्स्ट गैलेक्सीज हैज बेयरली फॉर्म्ड। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है अब जब फर्स्ट गैलेक्सीज बन रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उस समय नई नई गैलेक्सीज बन रही होंगी। लेकिन अब जो एस्ट्रोनॉमर्स थे वो तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, यही उम्मीद कर रहे थे कि नई नई गैलेक्सीज बन रही होंगी तो उस तरीके की इमेजेस आएंगी। लेकिन इंस्टेड द अर्ली फेजेस ऑफ द यूनिवर्स अपीयर्स टू बी फुल ऑफ एडल्ट साइज गैलेक्सीज, कि जो अर्ली फेज है यूनिवर्स का, जिस समय यूनिवर्स बनना शुरू हुआ है उस समय भी इस तरीके की गैलेक्सीज देखने को मिल रही हैं जो एडल्ट साइज्ड हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं, उस तरह की गैलेक्सीज देखने को मिल रही हैं। एंड इफ दैट इज नॉट इनफ ऑफ अ पजल, द रेट एट विच द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग as measured by the space telescope appears to be at odds with other pieces of data। तो एक तो ये सबसे बड़ा इनके सामने कंफ्यूजन है कि जब यूनिवर्स बनना शुरू हुआ तो न्यू बॉर्न गैलेक्सीज होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर एडल्ट साइज, फुल एडल्ट साइज की गैलेक्सीज देखने को मिल रही हैं। पहला तो ये कंसर्न कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस समय हम बात कर रहे हैं कि यूनिवर्स बन रहा है, यानी कि अगर उस समय ही सारी गैलेक्सीज बनी हुई हैं या कुछ गैलेक्सीज जो एडल्ट साइज़ की हैं, बड़े साइज़ की, अगर वो बनी हुई हैं तो इसका मतलब वो पहले से बन रही हैं। फिर तो जो हम एक तरीके से बर्थ ऑफ यूनिवर्स की बात करते हैं या हम कहते हैं कि जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, इसका मतलब तो वही सब कुछ गड़बड़ है ना, या वही सब कुछ अलग है, वो यानी कि वहाँ पर हुआ ही नहीं है जहाँ पर हम लोग आज तक समझते आए हैं, पढ़ते आए हैं। यही तो बात हो गई, है ना। और दूसरी चीज़ ये लिखा गया है कि जिस रेट पर यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, यानी कि जिस रेट पर यूनिवर्स जो है वो फैल रहा है, वो भी वैसा नहीं है जैसा अभी तक का डेटा मतलब लगता था, जो इनके पास डेटा था जिसके हिसाब से लग रहा था कि यूनिवर्स इस रेट पर, इस गति से फैल रहा है, वो भी उससे कहीं ज़्यादा देखने को लग रहा है, वो भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो वेज टू मेजर एक्सपेंशन। अब सबसे पहली बात यह है कि ये जो एक्सपेंशन है, कि जो यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है उसको कैसे मेजर किया जाता है, कैसे मापा जाता है। तो द रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स हैज़ बीन अ सब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक डिबेट फॉर क्वाइट सम टाइम, है ना, कि रेट ऑफ एक्सपेंशन की यूनिवर्स के जो एक्सपेंड होने की गति है या रेट है, ये साइंटिफिक डिबेट इसको लेकर काफ़ी लंबे समय से रहा है। दो अलग अलग तरीके होते हैं ऑफ डिटरमाइनिंग द रेट, उसके जो मतलब यूनिवर्स को के एक्सपेंशन को पता लगाते हैं
कि कितना यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, उन दोनों रेट्स मतलब उन दोनों मेथड से जो हमें रेट पता लगे हैं यूनिवर्स के एक्सपेंशन के, उनमें लगभग 10% के आसपास का अंतर है। ठीक है, तो 10% के आसपास का अंतर मतलब आप समझ सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में 10% का अंतर इज़ वेरी मच। ठीक है, अब देखो एक मेथड जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन द फिनोमेना इन द अर्ली यूनिवर्स। जो एक मेथड है यूनिवर्स के एक्सपेंशन को पता लगाने का, वो ये है, वो इस फिनोमेना पर बेस्ड है जो अर्ली यूनिवर्स का फिनोमेना है उसमें, विच इम्प्लाइज इवेंट्स एट अ ग्रेट डिस्टेंस। ठीक है, कोई भी इवेंट जो है वो बहुत दूरी पर जो हो रहा है, क्योंकि बिकॉज द लाइट वी सी फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट स्टार्टेड इज जर्नी अ लॉन्ग टाइम अगो। क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, वहाँ पर अगर कोई इवेंट हो रहा है, तो वहाँ से जो लाइट आएगी उसको क्या होगा, हमारे तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एक तो ये मेथड होता है। दूसरा मेथड जो है दैट रिलाइज ऑन लोकल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। हालांकि लोकल का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, लोकल का मतलब भी है कि एक ऐसा रीजन जो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स को कवर कर रहा है, उतना रीजन है। ठीक है, लेकिन एक तरीका आप समझ गए कि किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो इवेंट हो रहे हैं वहाँ से जो लाइट्स वगैरह आ रही हैं उसके आधार पर एक्सपेंशन को पता लगाते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि लोकल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वो रिलाई करते हैं। ठीक है, वो कैसे पूरा का पूरा मेजर किया जाता है, हम लोग यहाँ पर एस्ट्रोफिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, या एस्ट्रोनॉमिकल साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है। हमें जो मेन कोर इशू है उसको पकड़ के चलना है। ठीक है ना, समझ गए बात। अब आगे क्या लिखा है देखो, सम स्टार्स वेरी देयर ब्राइटनेस इन अ पीरियोडिक मैनर। यानी कि कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिनकी जो चमक है, जो ब्राइटनेस है, वो पीरियोडिक मैनर में बदलती है। ठीक, एंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस चेंज टेल अस समथिंग अबाउट हाउ ब्राइट दे रियली आर। और ये जो उनका ड्यूरेशन है, इस चेंज का जो वेरिएशन होता है, उसका जो ड्यूरेशन है, उसका जो अंतराल है, वो हमें ये बताता है कि वो कितने ब्राइट हैं वाकई में, कितने चमकीले हैं। और यहाँ से ये पता लगाया जा सकता है कि उनकी डिस्टेंस कितनी है, और ये पता लगाया जा सकता है कि यूनिवर्स जो है वो कितना एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक तरीका हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद आगे ये बात कर रहे हैं, जो ये नया स्पेस टेलीस्कोप है, दैट इज़ वही जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, was expected to nail the reason for the mismatch between the results obtained by the two methods। अब जो मैंने बताया ना कि दो मेथड्स में 10% के आसपास की डिस्क्रिपेंसी या एरर है या डिफरेंस है, तो उम्मीद ये थी कि ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये इस मिसमैच को क्या कर देगा, इस मिसमैच का कारण पता लगाएगा कि ये क्यों है। लेकिन दिस मेजरमेंट बट इट्स मेजरमेंट सीम टू हैव ओनली इंक्रीज द डिस्क्रिपेंसी। लेकिन अब उसने जो मेजरमेंट किया है उससे ये जो डिस्क्रिपेंसी या जो ये अंतर था, जो डिफरेंस था, वो लगता है कि और ज़्यादा बढ़ गया है। इट्स डीपर इंस्पेक्शन ऑफ द लोकल मेथड ऑफ मेजरमेंट गिव्स अ रेट ऑफ एक्सपेंशन दैट इज समवट फास्टर देन दैट बेस्ड ऑन अर्ली यूनिवर्स मेजरमेंट। यानी कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो जो उसने चीज़ें दी हैं, ठीक है, मतलब उसने जो इंफॉर्मेशन या डेटा सेंड किया है, उसके हिसाब से ये पता लग रहा है कि जो दो मेथड हैं, एक तो मैंने बताया कि अर्ली यूनिवर्स वाला तरीका है कि कहीं दूर से लाइट आ रही है उसके आधार पर पता लगाएंगे, और दूसरा ये है जो लोकल मेथड है। तो उसमें ये पता लग रहा है कि जो लोकल मेथड ऑफ मेजरमेंट है वो एक्सपेंशन का रेट बता रहा है कि ज़्यादा है, कि यूनिवर्स ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है। और जो ये अर्ली यूनिवर्स वाला मेजरमेंट है, ये तरीका ये बता रहा है कि ये कम, मतलब एज़ कम्पेयर टू दिस मेथड, लोकल मेथड, उसमें जो एक्सपेंशन है वो कम तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से पता लग रहा है। अब लेकिन क्वेश्चन फिर ये आता है कि अब दो मेथड हैं, दोनों से अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि दोनों मेथड में से ज़्यादा रिलायबल, यानी कि ऐसा मेथड जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकें, आप भरोसा कर सकें, निर्भर हो सकें, वो कौन सा है, विच इज़ दैट मेथड। तो जो अर्ली यूनिवर्स मेथड है दैट रिलाइज ऑन अ रेलिक रेडिएशन फ्रॉम अ प्राइमवेल इपॉक्स व्हेन द यूनिवर्स वाज हॉट। जो अर्ली यूनिवर्स मेथड है वो रेलिक रेडिएशन, रेलिक का मतलब होता है जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है, जो प्राइमवेल एपॉक्स थे, मतलब जो शुरुआती एपॉक्स के समय था जब यूनिवर्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्या था, गर्म था, तो वहाँ से जो रेडिएशंस निकल रही हैं वो उसके आधार पर है। एंड द रेडिएशन हैज़ नाउ कूल डाउन एज द यूनिवर्स हैज़ एक्सपेंडेड, क्योंकि अब तो यूनिवर्स एक्सपेंड हो गया है तो वो रेडिएशन जो है वो कूल हो गई हैं, एंड हैज़ बिकम अ माइक्रोवेव हम दैट परवेड्स एवरीथिंग। और अब ये सिर्फ एक माइक्रोवेव में जैसे हमिंग नॉइज़ होती है ना, एक हमिंग वॉइस टाइप की जो नॉइज़ होती है ना, वो बन गई है जो हर जगह पर है। तो इसमें यह कहा गया है कि इफ़ यू मेक अ फिस्ट
हंड्रेड्स ऑफ फोटॉन्स फ्रॉम दिस रेलिक रेडिएशन विल पास थ्रू इट एवरी सेकेंड। यानी कि अगर आप एक फिस्ट बनाते हैं, आप इस तरीके से एक अगर मुट्ठी बनाते हैं तो उसके अंदर से 100 ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, फोटॉन्स मतलब क्या होता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट जो है वो इस रेलिक रेडिएशन से इस फिस्ट के थ्रू हर सेकेंड पास करेंगे, 100 ऑफ फोटॉन्स इसके थ्रू पास करेंगे। और इस रेडिएशन की जो डिटेल्ड स्टडी है वो हमें ये बता सकती है कि कितनी तेज़ी से जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है। यानी कि दूसरे शब्दों में ये कहें कि वन मेथड डिपेंड्स ऑन हाउ वेल वी नो आवर स्टार्स एंड द अदर ऑन हाउ वेल वी अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, कि जो दो मेथड हैं उनमें से एक मेथड ये बताता है कि हम अपने स्टार्स को कितने अच्छे से जानते हैं, और दूसरा मेथड ये बताता है कि हम यूनिवर्स की हिस्ट्री को कितना अच्छे से जानते हैं। ठीक है, हो सकता है कि इनमें से कुछ चीज़ें आपके समझ में ना आए, बट दैट यू डोंट हैव टू वरी, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि मैंने आपको यही बताया कि अब ये कैसे पूरा का पूरा मेथड काम कर रहा है उसके डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना, कि जो दो मेथड हैं यूनिवर्स के एक्सपेंशन को मेजर करने के, वो कैसे हैं, एग्जैक्टली वो मेजरमेंट्स कैसे किए जाते हैं, वो मेथड्स कैसे काम करते हैं, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। नॉट इन प्रीलिम्स, नॉट इन मेंस, कहीं नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इट्स जस्ट फॉर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग की कुछ बातें यहाँ पर चल रही हैं तो हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है कि एडल्ट्स इन द किंडरगार्टन। अब ये जो अगला सवाल है, क्योंकि शुरुआत में हमारे सामने दो सवाल खड़े हुए थे। पहला सवाल तो रेट ऑफ एक्सपेंशन को लेकर था, और दूसरा सवाल ये था कि जब यूनिवर्स बना उस समय न्यू बॉर्न गैलेक्सीज होनी चाहिए थी, लेकिन एडल्ट गैलेक्सीज भी पाई गई हैं, तो उसी को लेकर अब यहाँ पर ये बात करेंगे। एंड देयर हैव बीन प्रॉब्लम्स विद द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स एज वेल। स्पेस टेलीस्कोप वॉज डिजाइंड टू पियर एट टॉडलर गैलेक्सीज। मैंने बताया कि टॉडलर का मतलब होता है यंग वंस, है ना, टॉडलर्स, बच्चों को जैसे टॉडलर्स कहा जाता है, तो यंग वंस जो है मतलब यंग गैलेक्सीज के ऊपर नज़र रखने के लिए उसको बनाया गया था, इसका जो डिज़ाइनिंग की गई थी। गैलेक्सीज जैसे कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इसमें लगभग 100 बिलियन स्टार्स हैं रफली, और ये 13 बट अराउंड 13 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि आज से लगभग 13 बिलियन ईयर्स अगो, जब यूनिवर्स की जो एज है वो अपनी करंट एज की 1/10 के आसपास थी, तो उस समय स्मॉल क्लम्प्स ऑफ मैटर बिगेन टू गैदर टुगेदर एंड क्रिएट सूटेबल कंडीशंस फॉर लाइटनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टार्स। तो उस समय क्या हुआ कि कुछ स्मॉल क्लम्प्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का कुछ छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे टुकड़े, वो आपस में मिले और उन्होंने इस तरीके की कंडीशन बनाई कि जो फर्स्ट स्टार्स हैं, मतलब जो शुरुआती स्टार्स हैं, वो उससे पैदा हो सकें। अब दोज बेबी गैलेक्सीज वर सपोज टू बी रिलेटिवली स्मॉल। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो नई गैलेक्सीज बनी है ये कैसी होनी चाहिए थी, छोटी होनी चाहिए थी, लेकिन जो जेम्स वेब टेलीस्कोप से जो डेटा आ रहा है वो ये दिखा रहा है, सीम्स टू शो फुल बॉडीड गैलेक्सीज एट द डॉन ऑफ द यूनिवर्स, कि मतलब जिस समय यूनिवर्स बना है ना, डॉन ऑफ द यूनिवर्स मतलब जब यूनिवर्स बना है, जब यूनिवर्स की शुरुआत हुई है, तो उस समय ही फुल बॉडीड गैलेक्सीज देखने को मिल रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सीज देखने को मिल रही हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम सीम टू कंटेन बिलियंस ऑफ स्टार्स, और उनमें से ज़्यादातर गैलेक्सीज ऐसी हैं जिनमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। इट हैज़ बीन एज माइंड बॉगलिंग एज से फाइंडिंग अ बंच ऑफ एडल्ट्स प्लेइंग इन द किंडरगार्टन। मतलब ये इस तरीके से ही दिमाग घुमाने वाला है जैसे कि आप ये कहें कि जो किंडरगार्टन्स होते हैं, ठीक है, किंडरगार्टन्स मतलब जो बच्चों की छोटी क्लासेस होती हैं, जहाँ पर आजकल बच्चों को जो प्ले स्कूल्स होते हैं उसके बाद डाला जाता है ना, जैसे LKG UKG होता है ना, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन, तो वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किंडरगार्टन्स में कुछ एडल्ट्स जो हैं वो खेल रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें लग रही हैं, क्योंकि किंडरगार्टन्स में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि छोटे बच्चे होंगे, है ना, वही 3 साल 4 साल 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा, बट वहाँ पर एडल्ट्स दिख रहे हैं खेलते हुए, तो ये इस तरीके का कुछ दिमाग घुमाने वाली चीज़ हो रही है। अब सम गैलेक्सीज दैट JWST हैज़ इमेज्ड एंड एनालाइज्ड डेट बैक टू व्हेन द यूनिवर्स वाज बेयरली अ फ्यू 100 मिलियन ईयर्स ओल्ड। अब कुछ गैलेक्सीज जिनका JWST ने, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इमेज लिया है और एनालाइज किया है, वो तब की हैं जब यूनिवर्स जो है वो कुछ 100 मिलियन ईयर्स ही पुराना था। येट दे सीम टू कंटेन बिलियंस ऑफ मेजेस्टिकली ब्राइट स्टार्स, लेकिन उनमें भी ऐसे स्टार्स देखने को मिल रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, और बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, थोड़े मोटे स्टार्स नहीं हैं, बहुत ज़्यादा स्टार्स हैं। दे कुड हैव बीन एक्सेप्शंस बट देन सच ऑब्जेक्ट शुड बी रेयर विच दे आर नॉट। चलो अब आप ये कह लें कि इस तरीके के कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस होंगे तो 1 2 4 होंगे,
है ना, जो कम होने चाहिए उनकी संख्या, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, उनकी जो मतलब संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है. Even if they are to be treated as exceptions, one would have to come up with an explanation of such exuberant formation of stars at the dawn of the universe. चलो आपने एक्सेप्शन अगर मान भी लिया कि अगर वो एक्सेप्शन है भी कुछ गैलेक्सीज इस तरीके की, लेकिन फिर भी आपको एक मतलब एस्ट्रोनॉमर्स को या साइंटिस्ट को एक रीज़न तो बताना पड़ेगा ना उसके पीछे, कि ये एट द डॉन ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स की शुरुआत में इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज बन कैसे गई, हाउ इज़ इट पॉसिबल. Although astronomers still hope to find some explanation, even if one has to push the limits of astrophysical process, some have begun to wonder if there was something wrong after all with our basic ideas of the universe. यानी कि यहाँ पर कुछ एस्ट्रोनॉमर्स को ये लगता है कि कुछ एक्सप्लेनेशन ज़रूर उनको मिलेगा, है ना. और इवन इफ़ वन हैज़ टू पुश द लिमिट्स ऑफ एस्ट्रोफिजिकल प्रोसेसेस की, मतलब कुछ और ज़्यादा एस्ट्रोफिजिकल प्रोसेस अगर करनी पड़ी तो कुछ ना कुछ उनको मिलेगा. लेकिन कुछ लोगों ने ये भी अब मतलब सोचना शुरू कर दिया या आश्चर्य शुरू करना इस बात पर शुरू कर दिया है कि क्या हमारी जो बेसिक आइडिया था यूनिवर्स को लेकर, क्या वो गलत था. इस तरीके के सवाल भी अब उठने शुरू हो गए. ठीक है, अब आगे लिखा है देखो, क्रॉस रोड्स ऑफ नॉलेज, देयर इज़ ओनली वन यूनिवर्स. अब ये तो हमें पता ही है कि एक ही यूनिवर्स है और हम उसका हिस्सा भी हैं, हम उसको बदल भी नहीं सकते, हम उसके साथ कुछ ट्वीक या कुछ चेंजेस भी नहीं कर सकते और कुछ एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते. विच मेक्स इट अनलाइक एनी अदर टॉपिक ऑफ रिसर्च इन साइंस. साइंस में बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उनके साथ आप कुछ ना कुछ ट्वीकिंग, कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ चेंजेस कर सकते हैं, बट इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते. तो इसलिए ये बाकी साइंस के टॉपिक्स या रिसर्च के टॉपिक से अलग है. Yet beginning with the last century, equipped with the Einstein's theory of gravitation and large telescope, physicists made ambitious attempts to study and explain the universe. लेकिन फिर भी जिस तरीके के मतलब आप कहिए कि एडवांसमेंट्स हुए हैं, ठीक है, जिस तरीके की तरक्की हुई है पिछले एक सेंचुरी में, कि आइंस्टीन की थ्योरी आई और लार्ज टेलीस्कोप्स वगैरह हुए, तो उसके बाद जो फिजिसिस्ट हैं या जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस तरीके के अटेम्प्ट्स करने शुरू कर दिए हैं ताकि वो यूनिवर्स को स्टडी कर सकें और उसको एक्सप्लेन कर सकें, उसके फिनोमेनास को. ओवर द डिकेड्स अ स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ द यूनिवर्स हैज़ इमर्ज्ड. ठीक है, ओवर द डिकेड्स एक स्टैंडर्ड मॉडल जो है वो यूनिवर्स का इमर्ज हुआ है, और विच इज़ अपीलिंग इन इट्स सिंप्लिसिटी एंड ऑल्सो फ्लेक्सिबल इनफ टू एकोमोडेट कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, जो मतलब अपनी सिंप्लिसिटी के लिए अपीलिंग है, अपीलिंग मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि अट्रैक्शन है, और दूसरा ये कि फ्लेक्सिबल भी है कि उसमें कॉम्प्लेक्सिटी को भी एकोमोडेट किया जा सकता है इस स्टैंडर्ड मॉडल में. एंड बेस्ड ऑन इट अ हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स हैज़ बीन स्केच्ड आउट बियरिंग द वेरी फर्स्ट मोमेंट विच रिमेन्स एल्यूसिव. और उसी के आधार पर, उस मॉडल के आधार पर ही जो इतिहास रहा है यूनिवर्स का वो बताया गया है कि ऐसा ऐसा इतिहास रहा है, लेकिन स्टार्टिंग नहीं पता. वेरी फर्स्ट मोमेंट के बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है. ठीक है, कोई बिग बैंग थ्योरी कहता है, कुछ और तरीके की थ्योरीज कहता है, तो वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है. हाउएवर द सो कॉल्ड स्टैंडर्ड मॉडल हैज़ नीडेड क्विक फिक्स इन मोर देन वन आस्पेक्ट. लेकिन ये जो स्टैंडर्ड मॉडल है इसमें भी कुछ क्विक फिक्स या कुछ बदलाव करने की ज़रूरत महसूस हुई है. फेस्ड विद अ मिसमैच बिटवीन द इन्वेंट्री ऑफ मैटर एंड द ऑब्जर्व्ड पुल ऑफ ग्रेविटी, साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड डार्क मैटर, ऑल्दो नो वन हैज़ एनी आइडिया व्हाट इट इज़ मेड ऑफ. अब लेकिन हुआ क्या कि जितना हमारे पास मैटर है और जितना जो ग्रेविटी का पुल है, उन दोनों में मिसमैच हो गया. अब मिसमैच होने के बाद साइंटिस्ट ने क्या कहा कि ये जो मिसमैच है वो किस वजह से हो रहा है, डार्क मैटर की वजह से हो रहा है. उन्होंने एक नाम दे दिया डार्क मैटर, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि वो डार्क मैटर किस चीज़ का बना है. ठीक, यूनिवर्स ऑल्सो अपीयर्स टू बी इन अ हरी वाइल एक्सपेंडिंग. यूनिवर्स जो है ऐसा लग रहा है कि अपने एक्सपेंशन के दौरान उसमें उसको जल्दी हो रही है. इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस वी हैव ब्रॉट इन डार्क एनर्जी बट वी रिमेन क्लूलेस अबाउट इट्स नेचर. अब ऐसे टाइम पर कि ये यूनिवर्स इतना तेज़ी से एक्सपेंड क्यों कर रहा है, तो हमने कह दिया कि उसके पीछे डार्क एनर्जी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है. लेकिन डार्क एनर्जी क्या है वो भी नहीं पता. ठीक है, डार्क मैटर नहीं पता, डार्क एनर्जी नहीं पता, खाली नाम दिए जा रहे हैं उनके. ठीक है, सम एस्ट्रोनॉमर्स हैव बिगन टू थिंक that the gaps in our understanding may not be just a matter of details and may warrant a comprehensive revision of what we think of the universe. लेकिन कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने ये अब सोचना शुरू कर दिया है कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग में ये गैप है, ठीक है, ये सिर्फ मैटर ऑफ डिटेल्स नहीं है,
लेकिन इसमें हमें जो हम यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं उसका कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करने की ज़रूरत है। मतलब उसको पूरी तरीके से, एक तरीके से आप ये कहिए कि जो हमारी समझ है यूनिवर्स की, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हैं, कुछ गड़बड़ियां हैं, हमें उनको सही करने की ज़रूरत है। देयर हैव बीन ओकेजन्स इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस वेयर साइंटिस्ट्स have held on the existing ideas of introducing patchwork to accommodate contradictions between theory and observations। ठीक है, अब जो साइंस का, जो विज्ञान का इतिहास रहा है, वहाँ पर ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो एग्जिस्टिंग आइडियाज़ हैं, ठीक है, कि जो आइडियाज़ पहले से हैं उनको होल्ड करने के लिए कि ये आइडिया जो है वो सही है। अब कोई आइडिया है, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स हुए तो ये पता लगा कि ये जो आइडिया है वो उसमें कुछ सही नहीं है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि नहीं ये आइडिया सही है, लेकिन उसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस उन्होंने ऐड कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो की गई हैं बार बार। जैसे ग्रीक्स का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि ग्रीक्स ने क्या किया कि जो ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड दी अर्थ हैं उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसको ऐड करते रहे वो, disregarding the suggestions that their basic geocentric model of the universe was wrong। लेकिन उन्होंने ये बात कभी नहीं मानी कि उनका जो बेसिक जो मॉडल था, जियोसेंट्रिक मॉडल था, वही गलत था, लेकिन वो उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ या एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्शंस के नाम पर चीज़ों को ऐड करते चले गए। तो ऐसा ही होता है। साइंटिस्ट समटाइम्स बिहेव एज दो देयर कन्वेंशनल मॉडल इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी एंड इग्नोर द कन्फ्लिक्टिंग मेजरमेंट्स अंटिल अ टेक्टोनिक शिफ्ट चेंजेस एवरीथिंग। है ना, साइंटिस्ट का जनरली क्या होता है कि वो ये मानते हैं कि जो उनका कन्वेंशनल मॉडल है सिर्फ वही एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, जबकि पॉसिबिलिटीज़ तो कई सारी हो सकती हैं। लेकिन साइंटिस्ट कुछ कुछ ऐसे होते हैं, मतलब ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, जो ये मानते हैं कि जो चीज़ हमने कह दिया या जो मॉडल हमने प्रपोज कर दिया यही हो सकता है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। और वो बाकी सारे चीज़ों को जो भी उसके साथ, उनके मॉडल के साथ कन्फ्लिक्ट कर रही होंगी, ठीक है, या जो भी उनके मेजरमेंट के साथ कन्फ्लिक्ट कर रही होंगी, वो उसको इग्नोर कर देंगे कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, जो हम कह रहे हैं वही होगा। ठीक है, जब तक कोई बहुत बड़ा चेंज सब कुछ बदल नहीं देता तब तक वो ऐसा ही रहता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ इफ एट ऑल अ पैराडाइम शिफ्ट विल टेक प्लेस। अब ये चीज़ प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि कोई बड़ा परिवर्तन या शिफ्ट होगा तो वो कैसे होगा। ओनली टाइम विल टेल इफ द पजलिंग रिजल्ट फ्रॉम द स्पेस टेलीस्कोप विल बी एक्सप्लेन्ड अवे बाय अनदर पैच वर्क, बाय इन्वेंटिंग अनदर डार्क समथिंग, और इफ दे विल लीड टू अ रीथिंक ऑफ अ कॉस्मिक हिस्ट्री। तो अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो ये स्पेस टेलीस्कोप से इस तरीके के नतीजे आ रहे हैं, है ना, पहेलियाँ टाइप के जो नतीजे आ रहे हैं, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। या तो इसमें भी कोई वही पैच वर्क किया जाएगा, कहा जाएगा कि अच्छा ये कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, वो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, ये एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस हैं, या तो ऐसा कहा जाएगा, या फिर कुछ जैसे डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, है ना, जिसके बारे में कुछ नहीं पता तो कह दिया कि ये डार्क मैटर की वजह से हो रहा है, कुछ नहीं पता लगा तो कह दिया कि डार्क एनर्जी की वजह से हो रहा है। क्या कोई ऐसा ही डार्क ये फिर से इन्वेंट कर देंगे एक और चीज़, और या फिर इससे ये होगा कि जो हमारी कॉस्मिक हिस्ट्री है, जिस तरीके से हम लोग अपनी यूनिवर्स को समझते हैं, क्या उसमें एक बदलाव आएगा, क्या उसमें एक रीथिंक आएगा, और ये कहा जाएगा कि जो हमारी अभी तक समझ थी वो सही नहीं थी। ठीक है, या उसमें कुछ चेंजेस या परिवर्तन करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये आर्टिकल जो है वो एक एस्ट्रोफिजिस्ट हैं रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर में, तो उन्होंने आर्टिकल लिखा है। तो हालांकि इन्होंने फिर भी ये मैं कहूँगा काफ़ी सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश की है, बट स्टिल हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को जो बीच का पोर्शन था वो थोड़ा सा समझ में ना आया हो, बट उसके लिए मैं वही कह रहा हूँ कि टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चिंता नहीं करनी है। जो मैंने आपको ओवरऑल एक चीज़ बताई है कि क्या इशू हो रहा है, वो शायद आपने अगर पकड़ लिया उतना भी तो इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, चलिए, तो ये वाला आर्टिकल हमारा हो गया। अब हम लोग जो है वो वेबसाइट पे चलते हैं, और वेबसाइट पे मैंने आपको बताया कि एक आर्टिकल हम लोग सीनियर एडवोकेट्स को लेकर कवर करेंगे, तो वो देख लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए ये आर्टिकल है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेजिग्नेटिंग सीनियर एडवोकेट्स एंड हाउ हैज़ इट चेंज्ड। अब ये इशू इसलिए आया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 39 लॉयर्स को, ठीक है, 14 अगस्त के दिन सुप्रीम कोर्ट ने 39 जो लॉयर्स या वकील हैं, इंक्लूडिंग 10 महिलाओं को डेजिग्नेट किया है एज सीनियर एडवोकेट्स। और जिनको डेजिग्नेशन मिला है उनमें एक बहुत फेमस लॉयर हैं जिनका नाम है इंदिरा सोहने,
जिन्होंने, आपको याद होगा कि एक केस फाइल किया था जिसके बाद 1992 का जो मंडल कमीशन वाला केस आया था, है ना, जहाँ पर 50% सीलिंग लगाई गई थी रिजर्वेशंस को लेकर। मंडल कमीशन को लेकर जब हुआ था ना चैलेंज 1992 में, जब ये केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था, उसको लेकर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनको सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया गया है। साथ ही साथ एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब दैट इज शादान फरासत को दिया गया है। बीजेपी की एमपी बांसुरी स्वराज, इनको दिया गया है। और बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट दैट इज अनंदिता पुजारी, इनको भी डेजिग्नेशन दिया गया है। मतलब दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम्स, अदरवाइज टोटल तो 39 है। अब ये जो डेजिग्नेशन है ये नई गाइडलाइंस के आधार पर दिए गए हैं, जिनको 12 मई 2023 यानी कि लगभग एक साल पहले 3 जजों की बेंच ने, जिसको लीड कर रहे थे जस्टिस एस के कौल, उन्होंने डिलीवर किया था इन अ केस seeking modifications to the 2018 guidelines on how the senior advocate designation is granted। पहले बेसिकली क्या था कि 2018 की गाइडलाइंस हुआ करती थी कि किस तरीके से सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन होगा, लेकिन उसको लेकर, उसमें मॉडिफिकेशन को लेकर एक केस फाइल किया गया था। तो उसी केस के जवाब में जो ये नई गाइडलाइंस इन्होंने दी हैं 12 मई 2023 को 3 जजों की बेंच लेड बाय जस्टिस एस के कौल के द्वारा, तो उसी के आधार पर ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसी के आधार पर ये अभी डेजिग्नेशन किया गया है। थोड़ा सा मैं इसको जूम और ज़्यादा करूँ क्या? ठीक है, दिख रहा है ये इतने में आपको, लेकिन ये ऊपर का पोर्शन इसमें वो हो जा रहा है। ठीक है, इतना ही ठीक है। चलो यहाँ तक समझ गए डेजिग्नेशन एज दिस। हाँ ठीक, चलो व्हाट इज़ अ सीनियर एडवोकेट। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि सीनियर एडवोकेट होता क्या है। ठीक है, वो अभी आगे देखेंगे हम। तो सेक्शन 16 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961 का जो एडवोकेट्स एक्ट है उसका सेक्शन 16 दो क्लासेस ऑफ एडवोकेट्स डेजिग्नेट करता है। वन इज अ सीनियर एडवोकेट एंड वन इज अदर एडवोकेट्स। ठीक है, अब जस्टिस कौल ने जो अपने मई 2023 के जो फैसला था उसमें ये बोला कि द डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट इज अ मार्क ऑफ एक्सीलेंस टू एडवोकेट्स हु हैव डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्व्स एंड हैव मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन to the development of the legal profession. It identifies advocates whose standing and achievements would justify an expectation that they can provide outstanding services as advocates in the best interest in the administration of justice। तो यहाँ पर बेसिकली एस के कौल ने ये कहा था कि सीनियर एडवोकेट का मतलब क्या है। सीनियर एडवोकेट बेसिकली उस तरीके के एडवोकेट्स है, इट इज अ मार्क ऑफ एक्सीलेंस टू एडवोकेट्स। ठीक है, हु हैव डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्फ, मतलब ये ऐसे एडवोकेट्स को के लिए एक मार्क ऑफ एक्सीलेंस है कि जिन्होंने बाकी एडवोकेट से खुद को अलग साबित किया है और जिन्होंने लीगल प्रोफेशन के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है। इट आइडेंटिफाई एडवोकेट्स हुड स्टैंडिंग एंड अचीवमेंट्स वुड जस्टिफाई एन एक्सपेक्टेशन। ठीक है, मतलब ये ऐसे एडवोकेट्स को आइडेंटिफाई करेगा कि जिनकी जो स्टैंडिंग या जिनका जो एक तरीके से आप कह सकते हैं जो पद है और जो उनके अचीवमेंट्स हैं वो इस तरीके की एक्सपेक्टेशन को जस्टिफाई करेगा कि ये एज एन एडवोकेट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है, या आउटस्टैंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। मतलब सिंपल भाषा में समझिए तो ऐसे एडवोकेट्स जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, जिन्होंने बहुत अच्छे कंट्रीब्यूशंस किए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वो एक तरीके से सीनियर एडवोकेट कहलाएंगे। ठीक है, अब सेक्शन 16 जो है एडवोकेट्स एक्ट 1961 का, वो ये भी कहता है कि सीनियर एडवोकेट्स मे बी सब्जेक्ट टू सर्टेन एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस, कि सीनियर एडवोकेट्स के ऊपर कुछ एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। फॉर दोज डेजिग्नेटेड बाय द एससी दीज रेस्ट्रिक्शंस कैन बी फाउंड इन द सुप्रीम कोर्ट रूल्स। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डेजिग्नेट किए जाते हैं उनके लिए रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर दी होती है। और सबसे पहली बात इसमें ये लिखी है कि दे आर बेयर्ड फ्रॉम फाइलिंग अ वकालतनामा। ठीक है, ये वकालतनामा फाइल नहीं कर सकते। वकालतनामा का मतलब वही होता है जो मतलब वो फाइल किया जाता ना केस का, एक तरीके से आप कहते हैं कि ये केस है इसके खिलाफ। ठीक है, इन दोनों पार्टीज़ के बीच में ये केस है और जो जिसमें केस की ब्रीफिंग होती है। अपीयरिंग बिफोर अ कोर्ट विदाउट अ जूनियर और एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, ये जूनियर एडवोकेट या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते सीनियर एडवोकेट्स। ठीक है, और ड्राफ्ट वर्क नहीं कर सकते एंड डायरेक्टली एक्सेप्टिंग ब्रीफ्स और केसेस फ्रॉम क्लाइंट्स। ठीक है, क्लाइंट से भी ये केसेस को लेकर ब्रीफ्स डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
ब्रीफ्स मतलब उस केस के बारे में जो भी जानकारी वगैरह होगी, वो सारी चीज़ें जो जूनियर एडवोकेट्स हैं या जो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड है उनके थ्रू इनके पास जाएंगी। अब व्हाट डू द लेटेस्ट गाइडलाइंस फॉर द डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट से? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया along with any other Supreme Court judge can recommend in writing the name of an advocate for the designation। यानी कि इस डेजिग्नेशन के लिए जो नाम है वो कहाँ से आता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज, ठीक है, कोई भी जज जो है वो राइटिंग में किसी भी एडवोकेट का नाम जो है इस पद के लिए, सीनियर एडवोकेट के पद के लिए रिकमेंड कर सकता है। लेकिन इस नए गाइडलाइंस में ये लिखा है कि मिनिमम एज जो है वो कितने साल की होनी चाहिए? 45 साल की, टू अप्लाई फॉर द सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन। 45 साल से कम नहीं। दिस एज लिमिट में हाउएवर बी रिलैक्स्ड बाय द कमिटी फॉर डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स। एक कमिटी होती है दैट इज डेजिग्नेशन फॉर सीनियर एडवोकेट्स, है ना, कमिटी फॉर डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स, उसके द्वारा ये एज लिमिट रिलैक्स की जा सकती है। सीजीआई के द्वारा ये रिलैक्स की जा सकती है या सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा रिलैक्स की जा सकती है अगर उन्होंने किसी एडवोकेट का नाम रिकमेंड किया है तो। 2018 की जो गाइडलाइंस थी उसमें कोई मिनिमम एज नहीं थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि 2023 की गाइडलाइंस में ही मिनिमम एज आई है। एप्लीकेंट्स फॉर द डेजिग्नेशन आर ग्रेडेड आउट ऑफ 100 मार्क्स। अब जो भी एप्लीकेशंस आती है डेजिग्नेशन के लिए उनको 100 मार्क्स में से ग्रेड किया जाता है। और नए गाइडलाइंस में जो पब्लिकेशन ऑफ एकेडमिक आर्टिकल्स, एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग असाइनमेंट्स इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड गेस्ट लेक्चर डिलीवर्ड इन लॉ स्कूल्स एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस कनेक्टेड विद लॉ, उनके लिए सिर्फ 5 नंबर रखे गए कि मतलब उन्होंने जो भी इस तरीके के एकेडमिक आर्टिकल्स पब्लिश किए हों, ठीक है, टीचिंग असाइनमेंट जो उन्होंने किए हों लॉ के फील्ड में, या जो भी उन्होंने किसी लॉ स्कूल में या किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन जो लॉ से जुड़ा हुआ है वहाँ पर गेस्ट लेक्चर वगैरह दिए हों, तो उन सब के पहले से 15 मार्क्स होते थे, लेकिन उसको कम करके अब सिर्फ 5 मार्क्स कर दिए गए हैं, ठीक है, ये भी एक चेंज है। दूसरी तरफ द वेटेज गिवन टू रिपोर्टेड एंड अनरिपोर्टेड जजमेंट्स एक्सक्लूडिंग ऑर्डर्स दैट डू नॉट ले डाउन एनी प्रिंसिपल ऑफ लॉ हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 40 to 50 पॉइंट्स। रिपोर्टेड और अनरिपोर्टेड जजमेंट्स को जो वेटेज दिया जाता था वो पहले 40 था, वो अब बढ़ा के 50 पॉइंट्स का कर दिया गया है। अब व्हाट डिड दी 2018 गाइडलाइन से एंड व्हाई डिड दे कम इनटू इफेक्ट? अब जो ये 2018 की गाइडलाइंस है ये क्या कहती थी और ये क्यों लागू हुई थी? अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज़ किया था लिस्ट ऑफ गाइडलाइंस टू रेगुलेट द कन्फर्मेंट ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स। मतलब सीनियर एडवोकेट्स के डेजिग्नेशन देने के लिए कैसे उस चीज़ को रेगुलेट किया जाएगा उसके लिए गाइडलाइंस जारी की थी। The guidelines discouraged the system of voting by secret ballot except in cases where it was unavoidable। तो उस गाइडलाइंस में वोटिंग बाय सीक्रेट बैलेट का जो सिस्टम है उसको डिस्करेज किया था कि मतलब ये सिस्टम नहीं होगा, अगर कहीं पर अनअवॉइडेबल कंडीशंस हैं तो वहाँ पर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। दे ऑल्सो क्रिएटेड, अब यहाँ पर ये कमेटी बनी है, देखो, कमेटी फॉर डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स, ये 2018 के गाइडलाइंस से बनी थी, है ना, और जिसको चेयर किया जाता है सीजीआई के द्वारा, और इसमें 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और चेयर और बाकी मेंबर्स के द्वारा एक मेंबर ऑफ द बार, जो बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसके जो मेंबर है वो यहाँ पर नॉमिनेट होते हैं इस कमेटी में। द सीजीआई और एनी अदर जज कुड रिकमेंड द नेम ऑफ एन एडवोकेट फॉर डेजिग्नेशन। वो तो अभी भी है कि सीजीआई और बाकी कोई भी जज जो है वो किसी भी एडवोकेट का नाम रिकमेंड कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली एडवोकेट कुड सबमिट देयर एप्लीकेशंस टू द परमानेंट सेक्रेटेरिएट, जो इसका सचिवालय होता है वहाँ पर जो एडवोकेट्स अगर चाहें अपना एप्लीकेशन देना तो वो भी दे सकते हैं। मतलब एक तो तरीके से तो नाम यहाँ से आएगा, जो ये सीजीआई और बाकी जजेस हैं वो नाम रिकमेंड कर सकते हैं, अदरवाइज अगर कुछ एडवोकेट चाहें अप्लाई करना तो वो भी कर सकते हैं। विच वुड इवेल्युएट देम, ये जो सेक्रेटेरिएट है वो उनको इवेल्युएट करेगा वेरियस क्राइटेरिया के आधार पर कि उन्होंने एज एन एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट जज या किसी भी ट्रिब्यूनल के जुडिशियल मेंबर के रूप में कितने साल प्रैक्टिस की है, ठीक है। अब ये गाइडलाइन जो है वो 12 अक्टूबर 2017 का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, 3 जजों की बेंच हेडेड बाय जस्टिस रंजन गोगोई, एक याचिका फाइल की गई थी, एक प्ली फाइल की गई थी बाय सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह, जिसमें यह कहा गया था कि इस डेजिग्नेशन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, पारदर्शिता ज़्यादा होनी चाहिए। और जयसिंह जो है वो इंडिया की पहली महिला सीनियर एडवोकेट हैं,
उन्होंने जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस था उसको इस आधार पर चुनौती दी थी या चैलेंज किया था कि ये सिस्टम बड़ा ही ओपेक है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मनमाने तरीके से इस तरीके के जो डेजिग्नेशंस हैं वो दिए जाते हैं, आर्बिट्रेरी है, एंड इट इज़ फ्रॉड विद नेपोटिज्म, कि इसमें जो भाई भतीजावाद है, जो नेपोटिज्म है, वो फैला हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके की बातें कही और इसी के आधार पर चैलेंज किया गया, और 2017 में जब वर्डिक्ट आया उसके बाद ही ये गाइडलाइन जो है वो लागू हुई हैं। अब 2018 से पहले जो सेक्शन 16 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट है वो सीनियर एडवोकेट्स के अपॉइंटमेंट को गवर्न करता था, और उसमें यह कहा गया था कि देयर शैल बी 2 क्लासेस ऑफ एडवोकेट्स, एक सीनियर एडवोकेट्स होंगे और एक अदर एडवोकेट्स होंगे, और अलाउ किया गया था फॉर अ सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन इफ द सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट वाज ऑफ द ओपिनियन दैट बाय वर्च्यू ऑफ हिज एबिलिटी स्टैंडिंग एट द बार और स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन लॉ ही इज़ डिजर्विंग ऑफ सच डिस्टिंक्शन, द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस मेड दिस डेजिग्नेशन। तो मतलब उसमें ये बोला गया था कि 2 तरीके के एडवोकेट होंगे, सीनियर एडवोकेट, अदर एडवोकेट्स, और उसमें ये कहा गया कि सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन जो है वो तब माना जाएगा किसी के लिए भी अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ये विचार होगा कि उस व्यक्ति की एबिलिटी के हिसाब से या बार में जो उसकी पोजीशन है उसके हिसाब से या उसका जो लॉ में, कानून में जो उसकी स्पेशल नॉलेज है या एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से अगर वो इस तरीके का डिस्टिंक्शन या इस तरीके की जो डेजिग्नेशन है अगर वो उसको डिज़र्व करता है, तो मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा जो एक तरीके से आप कहिए कि ओनस था, जो जिम्मेदारी थी, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ओपिनियन के ऊपर छोड़ दी गई थी। ठीक है, जो चीफ जस्टिस और बाकी जजेस हैं वो इस तरीके के डेजिग्नेशन करते थे। अब 2017 का जो जजमेंट था उसने प्रोविज़न बनाया फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेक्रेटेरिएट कि वो एप्लीकेशंस जो है हैंडल करेगा। इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कंसर्न कोर्ट में वो प्रपोजल्स पब्लिश करेगा, सजेशंस इनवाइट करेगा, एंड सब्सिक्वेंटली फिर एप्लीकेशंस को फॉरवर्ड करेगा जो कमेटी है उसमें। कमेटी जो है फिर वो कैंडिडेट का इंटरव्यू करेगी और वो ओवरऑल इवैल्यूएशन करेगी पॉइंट सिस्टम के आधार पर, और अप्रूवल होने के बाद जो कैंडिडेट का नेम है वो फुल कोर्ट में फॉरवर्ड किया जाएगा टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी। और ये फुल कोर्ट जो है वो डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट को रिकॉल भी कर सकता है कि मतलब अगर उनको लगे कि नहीं ये नाम ठीक नहीं है तो वो उसको वापस भी बुला सकता है, मतलब वापस कर सकता है नाम को। अब वाई वर द न्यू गाइडलाइंस इशूड इन 2023। अब 16 फरवरी 2023 को केंद्र सरकार ने एक एप्लीकेशन फाइल करी कि जो ये गाइडलाइंस हैं इसमें कुछ बदलाव किए जाएं। केंद्र ने अपनी एप्लीकेशन में ये कहा कि जो ये पॉइंट सिस्टम है इसको चैलेंज किया गया, जिसमें पब्लिकेशंस, पर्सनैलिटी, सूटेबिलिटी गेज थ्रू द इंटरव्यू को 40% पॉइंट्स दिए गए थे, 40% वेटेज दिया गया था। उसमें ये कहा कि ये जो सिस्टम है ये सब्जेक्टिव है, इनफेक्टिव है, और ये एस्टीम एंड डिग्निटी ऑफ द ऑनर बीइंग कन्फर्ड ट्रेडिशनली उसको डाइल्यूट करता है। ठीक है, कि मतलब किस तरीके से लोग क्या करते हैं, जैसे पब्लिकेशंस की जहाँ तक बात आती है तो लोग क्या करते हैं कि बोगस और शैम जर्नल्स, ठीक है, वो मतलब उस कंटेंट का कोई एकेडमिक इवैल्यूएशन नहीं हो रहा है या वो आर्टिकल्स क्वालिटी के नहीं है, बट वो फिर भी उसको कैसे छपवा ले रहे हैं, पैसा देके। ठीक है, तो इस तरीके का सिस्टम सही नहीं है। अब आप ये देखें कि अगर किस एडवोकेट ने कितने पब्लिकेशंस करे हैं, अब हो सकता है कि वो पब्लिकेशंस उसने पैसा देके कराया हो, तो फिर फ़ायदा क्या है। तो उस आधार पर ये चीज़ चैलेंज यहाँ पर की गई। फर्दर सेंटर आर्ग्यूड दैट द करंट रिक्वायरमेंट्स फॉर डेजिग्नेशन आर एक्सट्रेनियस एंड हैव रिजल्टेड इन आउस्टिंग otherwise eligible candidates based on factors that are not germane to the issue of being designated as a senior advocate। उसमें यह भी कहा गया कि जो करंट रिक्वायरमेंट्स हैं डेजिग्नेशन की वो एक्सट्रेनियस है, मतलब वो ठीक नहीं है, और उसमें क्या हो रहा है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो बाहर हो जा रहे हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन ऐसे फैक्टर्स के आधार पर जो सीनियर एडवोकेट के डेजिग्नेशन के लिए ज़रूरी है ही नहीं, है ना, मतलब ठीक है ही नहीं, लेकिन उस फैक्टर्स के आधार पर वो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको बाहर कर दिया जा रहा है। लास्टली द एप्लीकेशन सॉट टू रीइंस्टेट द रूल ऑफ सिंपल मेजॉरिटी बाय अ सीक्रेट बैलेट। उस एप्लीकेशन में ये भी कहा गया कि जो सिंपल मेजॉरिटी का रूल था बाय अ सीक्रेट बैलेट वोटिंग वाला, उसको वापस से लाया जाए, जहाँ पर जजेस जो हैं वो अपने व्यूज़ रख सकते हैं अबाउट द सूटेबिलिटी ऑफ एनी कैंडिडेट। किसी भी कैंडिडेट के बारे में जो उनके विचार हैं उसको लेकर वो अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सके, मतलब उस कैंडिडेट की सूटेबिलिटी को लेकर, विदाउट एनी एम्बेरसमेंट, रीजनिंग दैट द सीक्रेट बैलेट विल मिनिमाइज कैंपेनिंग फॉर वोट्स बाय लॉयर्स। ठीक है, और सीक्रेट बैलेट से जो कैंपेनिंग है
लॉयर्स के द्वारा वो कैंपेनिंग थोड़ा सा क्या होगी, कम होगी, ठीक है। लेकिन अब ये सारी बातें कही गई और मैंने आपको बता दिया कि आज की डेट में किस तरीके से डेजिग्नेशन हो रहा है, ठीक है। 2023 की जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। हालांकि पुराना 2018 वगैरह में क्या था या उससे पहले का ध्यान रखिएगा। 18 का तो खैर बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी ये याद रखिएगा कि 2018 से पहले जब गाइडलाइंस नहीं थी, जब इंदिरा जयसिंह वाले केस का फैसला आया था, उससे पहले क्या था, उससे पहले वो जो 1961 का एडवोकेट्स एक्ट है उसके सेक्शन, उसके क्या है वो आर्टिकल है कि सेक्शन है, सेक्शन 16 के आधार पर जो है वो होता था, ठीक है। आई होप समझ गए बात, क्लियर है कि किस तरीके से सीनियर एडवोकेट्स का डेजिग्नेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली आप इसको जुडिशरी में ले लेंगे, पॉलिटी में, ठीक है। चलिए, तो ये आर्टिकल भी हो गया। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो लाया हूँ वो दिखा देता हूँ। इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिएगा और इनका जवाब दीजिएगा। जब तक आप लोग इन क्वेश्चंस के जवाब नहीं देंगे तब तक मैं इनके आंसर्स डिस्कस नहीं करूँगा, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर फॉर यू ओनली, ठीक है। मैंने अभी जो रिसेंट वीक रहा है इसके क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं किए हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीक कर लूँगा। उससे पहले के क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, तो क्वेश्चंस मैं नहीं पढ़ूंगा यहाँ पर फिलहाल, क्योंकि क्वेश्चंस मैं आंसर डिस्कस करते टाइम पढ़ूंगा। बट आप हर क्वेश्चन के, जब मैं दिखा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। ABCD करके जो भी आपका ऑप्शन होगा वो आप कमेंट्स में बताइएगा, ठीक। ये पहला क्वेश्चन है, दिस इज सेकंड क्वेश्चन। हाँ, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स में से भी क्वेश्चन मैंने इस बार लिए हैं जिनको हम लोगों ने कवर नहीं किया है, ठीक है। मतलब वो हमारे इंडियन एक्सप्रेस वेबसाइट, ये न्यूज़पेपर वगैरह में नहीं थे, तो हमने उनको कवर नहीं किया। बट फिर भी मैंने थोड़ा सा चीज़ों को, कवरेज को बढ़ाने के लिए, कवरेज को एक्सपेंड करने के लिए ये चीज़ ट्राई की है। आप लोगों को ये चीज़ कैसी लगती है ये भी आप मुझे बताएं। तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जिनके बारे में थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी पड़े, ठीक है। दिस इज सेकंड क्वेश्चन। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, दिस इज़ योर थर्ड क्वेश्चन, दिस इज़ योर फोर्थ, ठीक है। कुल मिला के 15 क्वेश्चन हैं, दिस इज़ फोर्थ। आप हर क्वेश्चन को पॉज करके आंसर बता सकते हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5, देन दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11th, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12th, 13th, 14th एंड 15th, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन है, इनके जवाब आप लोग मुझे दीजिएगा। जब तक आप लोग जवाब नहीं देंगे मैं आंसर्स नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये बड़ी क्लियर बात है, क्योंकि पहले से भी ऐसा ही होता था और अभी भी ऐसा ही होगा, क्योंकि क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं और जवाब सिर्फ 1-2 लोगों ने नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके जवाब दें, उसके बाद ही मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं 15 में से जितने भी आ रहे हैं उनके जवाब दें। जिनका नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, गलत होगा देखेंगे, बट जवाब दें तो सही। जवाब ही नहीं देंगे तो होगा क्या, ठीक है। जवाब ज़रूर दें, गलत हो सही हो, नहीं आ रहा है जो भी है, वटेवर जिसका भी आ रहा है उसने जवाब दें 15 में से, फिर देखेंगे आगे। लेकिन जब तक आप लोग जवाब नहीं देंगे कमेंट्स में, मैं इनके आंसर्स डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। चाहे 2 दिन हो जाए, चाहे 4 दिन हो जाए, और अगर आपने आज ही जवाब दे दिए तो मैं कल ही आंसर्स डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। चलिए, तो जो लोग आईना सीरीज़ की मंथली कंपाइल्ड PDFs लेना चाहते हैं उनके लिए ये सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप लोग मंथली लेना चाहते हैं तो एट लेस देन ₹2 पर डे में आप लोगों के लिए ये ऑप्शन है कि ओनली एट 59 रुपीज़ में जुलाई मंथ की PDFs जो है वो लॉन्च हो चुकी है। अगर आप इसको लेना चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं, या फिर अगर आप अगले साल के मेंस एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो 16 महीने की PDF आपको ओनली एट 680 रुपीज़ मिल जाती है। अगले साल के प्रीलिम्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो 12 महीने की PDF आपको ओनली एट 510 रुपीज़ मिलती है। अगर आप 8 महीने का लेना चाहें तो 345, 345, 4 महीने का लेना चाहें तो ओनली एट 175, और मंथली तो मैंने आपको बता ही दिया एट लेस देन ₹2 पर डे 59 रुपीज़ में आपको ये PDF मिल रही है। और आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें, और वहाँ पर अगर आपने किसी भी वीडियो कोर्स में हमारे एनरोल किया हुआ है तो आप
क्या कर सकते हैं, आप वीडियोस को डाउनलोड करके देख सकते हैं उसके अंदर, ठीक है, ऐप के थ्रू। बाकी हमारे आईना सीरीज़ के जो फुल कोर्सेज हैं, अगर आप इनमें एनरोल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ्स के हमारे पास इस तरीके के सारे कोर्सेज हैं। लास्ट ईयर के कोर्सेज भी हैं, और लास्ट ईयर का एक पीडीएफ कंपाइलेशन भी हम आपको दे रहे हैं, जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक का, एट ओनली 499 रुपीज़। अगर आप इसमें भी एनरोल करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये सारे के सारे पीडीएफ नोट्स और कोर्सेज जो हैं वो आपको हमारी वेबसाइट और ऐप पर मिल जाएंगे लिस्टेड। अगर नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर जो ये नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का 9150449990, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपको यहाँ से भी लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से बहुत बहुत रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़, अगर आप लोगों को ये सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं तो इस QR कोड और UPI ID का आप लोग इस्तेमाल करें, और जितना भी आप लोगों से कंट्रीब्यूशन हो सकता है, मैं कोई अमाउंट आपसे पर्टिकुलर नहीं कह रहा हूँ, जितना भी आपको ठीक लगे, जितना भी आप कंफर्टेबल हों, प्लीज़ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, सभी लोग करें, सो दैट कि ये सेशंस यूट्यूब पर इसी तरीके से चलते रहें, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना सपोर्ट और अपना कंट्रीब्यूशंस हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए आपको करंट अफेयर्स ओकुल्ट टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर ओकुल्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।